मित्रों, 498 ए यानी दहेज की मांग के लिए प्रताड़ना का विषय इतना लंबा हो गया कि इस पर मुझे जो प्रेसिडेंट्स आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स बताने थे उनको दो पार्ट्स में मैंने बताने की कोशिश की है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों में ही बेहद आवश्यक, बेहद महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इसलिए आप इन दोनों को अवश्य देखें। अगला जजमेंट बेहद महत्वपूर्ण है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट ने 498 से रिलेटेड जो स्थितियां थी उनको पूर्णतया बदल रख दिया था, क्योंकि इससे पहले पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और छोटा मोटा चार्ज भी अगर वाइफ लगा देती, चाहे वो बिल्कुल झूठा हो, उसके आधार पर भी गिरफ्तारियां होने लगी थी और हस्बैंड साइड की फैमिली, उसका रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया था कि जो करीब 3.25 लाख के आसपास केसेस आए थे, उनमें से 3 लाख से अधिक मामलों में वो एलिगेशन सब झूठे पाए गए थे। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा ही ट्रेंड सेटिंग जजमेंट दिया था। मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014-3 RCR क्रिमिनल, पेज 527, सुप्रीम कोर्ट, डॉक्यूमेंट ID है 572180। इसमें फैक्ट ये थे कि 498 ए यानी दहेज की मांग के लिए क्रूअल्टी, प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया था, उसके तहत FIR लॉज हो गई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, नो अरेस्ट शुड बी मेड ओनली बिकॉज द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। नॉन बेलेबल तो आप समझते हैं, गैर जमानती है, और कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती और केवल FIR दर्ज होने के बाद पुलिस को ये पावर होती है, ये अधिकार होता है कि वो आरोपित को गिरफ्तार कर सके। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि 498 ए का जो ऑफेंस है उसको नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल बनाया गया है, केवल इस कारण से पुलिस को ये अधिकार नहीं मिल जाता इस मामले में खासकर कि वो जाकर हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को, उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर ले। सेकंड, नो अरेस्ट शुड बी मेड without a reasonable satisfaction reached after some investigation as to the genuineness of the allegation। कोई भी अरेस्ट तब तक पुलिस के द्वारा नहीं किया जा सकता 498 ए के मामले में जब तक कि पुलिस को इस बात का पूरा सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि वास्तव में जो आरोप हैं उनमें बल है। और ये सेटिस्फैक्शन ऐसा नहीं है कि बस बैठे हैं, सोच लिया कि हाँ अभी मेरे को लगता है ये अच्छा सही बोल रही है। नो, सेटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होना चाहिए, यानी कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा पहले की जानी चाहिए जिसके आधार पर पुलिस को ये लगे कि वास्तव में जो वाइफ ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों में दम है और मामला ऐसा है जिसमें कि हस्बैंड और उसके परिवार यानी आरोपितों को गिरफ्तार किए जाने की वास्तव में आवश्यकता है। केवल तभी गिरफ्तारी की जा सकती है। नेक्स्ट, पुलिस ऑफिसर्स डायरेक्टेड नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में भी जहां तक की जो सजा है वो 7 साल तक के कारावास की हो, ऐसे मामलों में भी पुलिस के द्वारा सीधे सीधे तुरंत गिरफ्तारी आरोपितों की नहीं की जानी चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स बिफोर अरेस्ट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट एज पर सेक्शन 41 CRPC। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को जो आवश्यकता है एज पर सेक्शन 41 CRPC, यानी सेक्शन धारा 41 CRPC में जो आधार बताए गए हैं कि इन आधारों पर
आवश्यकता महसूस की जा सकती है, आवश्यकता हो सकती है, यानी गिरफ्तारी की जा सकती है, तो जब तक उस नेसेसिटी, उस आवश्यकता के बारे में पुलिस ऑफिसर अपने आप को सेटिस्फाई ना कर ले कि वास्तव में आवश्यकता है, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। The police officer shall furnish the reasons and materials with checklist which necessitated the arrest while producing the accused before the magistrate for further detention. आपको मालूम होगा कि अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ये बाध्यता है कानून के तहत कि पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस प्रकार से गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति या व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस पेश करे, तो उसके साथ साथ, यानी जो अरेस्टेड पर्सन है उसके साथ साथ, एक्यूज्ड के साथ साथ एक चेकलिस्ट बनाकर उन कारणों और उन मटेरियल्स को भी पेश करे जिसके आधार पर पुलिस को ये लगा कि अरेस्ट किए जाने की आवश्यकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेलियर टू कंप्लाई विद द अफोरसेड डायरेक्शंस, पुलिस ऑफिशियल शेल बी लायबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन एंड शेल ऑल्सो बी पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिशियल ये जो ऊपर बताई गई डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं कर पाता किसी भी कारणवश, तो डिपार्टमेंटल एक्शन तो उसके खिलाफ लिया ही जाएगा। उसके साथ साथ उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही भी की जाएगी आवश्यक रूप से, और ये कार्यवाही जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है उस क्षेत्र का, उसके द्वारा की जाएगी। यानी बिल्कुल हर प्रकार से बाध्य कर दिया गया है पुलिस ऑफिशियल्स को कि वो बेवजह गिरफ्तारी का भय दिखाकर या गिरफ्तार करके आम नागरिकों को परेशान ना करे। नेक्स्ट, द मजिस्ट्रेट ऑल्सो लायबल टू परस्यू द रिपोर्ट फर्निश्ड बाय पुलिस ऑफिसर। ये जो ऊपर बताया गया है कि जब आरोपित को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर पेश करे और वो चेक लिस्ट पेश करे कि किन मटेरियल्स रीजंस के आधार पर उसने गिरफ्तारी की, तो मजिस्ट्रेट के ऊपर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बाध्यता की है कि मजिस्ट्रेट उन सभी रीजंस को, उस चेक लिस्ट को ध्यानपूर्वक देखेगा कि वास्तव में वो सही थी या नहीं थी, जो भी पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट पेश की। नेक्स्ट, सेक्शन 498A is misutilized by the disgruntled wives to harass her husband and other relatives with threat of arrest. Police directed not to make arrest without reasonable satisfaction as to the genuineness of allegations. ऐसा पाया गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि जो असंतुष्ट पत्नियां हैं वो अपने पति और अपने पति के परिवार के अन्य सदस्यों को यह धमकी दे देकर परेशान करती रहती है कि वो 498A का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार करवा देगी, और जब केवल धमकियों से नहीं मानते तो वो सच में इस प्रकार के आरोप भी लगा देती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी, चेतावनी दी पुलिस ऑफिशियल्स को कि जब तक वो रीजनेबली सेटिस्फाई नहीं हो जाएं इस बात से कि क्या लगाए गए आरोप जो पत्नी ने लगाए दहेज की मांग के, कि क्या वो वास्तव में जेन्युइन है कि नहीं है। यदि जेन्युइन हो तो ही पुलिस ऑफिशियल उस केस में आगे बढ़े, अन्यथा वहीं पर मामले को रफा दफा करें। सेक्शन 498A is used as a weapon rather than shield by the disgruntled wives. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 498A का अपराध बनाया गया था, इसका उद्देश्य तो ये था कि जो वाइव्स हैं, जो पत्नियां हैं, उनको एक प्रकार की शील्ड मिल जाए, यानी बचाव का एक साधन मिल जाए,
ताकि शील्ड की तरह जो प्रिजुम्पशंस इस 498A के तहत ली गई हैं कानूनी, उनका प्रयोग करते हुए वो अपना बचाव कर सके। परंतु इन्होंने तो इसको तलवार बना लिया है। तलवार यानी जो हस्बैंड और उसके परिवार हैं उनको उल्टा प्रताड़ित करने का माध्यम बना लिया है, जो कि गलत है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि हस्बैंड और उसके परिवार वालों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। नेक्स्ट है स्वप्निल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डॉक्यूमेंट आईडी है 554018, 2014, वॉल्यूम 3, RCR क्रिमिनल, पेज 99, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन ऑफ FIR अंडर सेक्शन 498A एंड 506 IPC। फैक्ट्स बता रहा हूं। वाइफ लिविंग सेपरेटेड after 1 year filed complaint with allegation that husband and his relatives came to her and threatened to kill if demand of dowry is not met out। आप देखें कि इस मामले में क्या हुआ कि पत्नी पति से 1 साल से भी ज़्यादा समय से अलग रह रही थी अपने माता पिता के पास, अपने माता पिता भाइयों के घर, और उसने 1 साल, सेपरेशन के 1 साल बाद ये आरोप लगाया कि पति और उसके परिवार वाले और उसके रिलेटिव्स वो उनके घर आए और आकर उसको दहेज की मांग करके पत्नी को टॉर्चर किया। ये एलिगेशन लगाया, FIR दर्ज हो गई। तो उस FIR को क्वैश करने के लिए, उसको ख़त्म करवाने के लिए, डिस्चार्ज करे जाने के लिए हस्बैंड और उसके परिवार के सदस्यों, रिलेटिव्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील की। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि वो जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई, यानी उसने सुसाइड कर लिया था अपने माता पिता के घर, और पेरेंट्स की तरफ से, भाइयों की तरफ से, उसके परिवार वालों की तरफ से ये एलिगेशन लगाए थे कि सुसाइड से कुछ दिन पहले जो हस्बैंड के परिवार हैं उन्होंने आकर प्रताड़ित किया था और इस कारण से उसने सुसाइड किया। तो जो 306 यानी इंस्टिगेशन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, 306 और 498A दोनों के तहत FIR लॉज हो गई थी, जिसको क्वैश करवाने के लिए अपील की गई थी हाई कोर्ट के समक्ष। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, The veiled object behind the lame prosecution is apparently to harass the husband and her in-laws, so FIR quashed। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस FIR को क्वैश कर दिया और क्वैश करते हुए कहा कि इस प्रकार के जो लेम, जो ऐसे आधार विहीन आरोप हैं, आधार विहीन इसलिए कि आप भी सोच सकते हैं जब माता पिता के घर कोई लड़की रह रही है, उसके भाई हैं, उसके मोहल्ले के गांव के लोग हैं आसपास, तो ऐसी अवस्था में कोई बाहरी व्यक्ति चंद लोगों को साथ लाकर उसको कैसे प्रताड़ित कर सकता है, वो भी दहेज जैसे मामले के लिए। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि इस हद तक कोई प्रताड़ित कर जाए आके बाहर का आदमी कि वाइफ को सुसाइड कमिट करना पड़े। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेम एलिगेशन है और ऐसे लेम एलिगेशन का सीधा सीधा उद्देश्य हस्बैंड और उसके परिवार को प्रताड़ित करना है ताकि उनसे कोई बेनिफिट लिया जा सके या किसी अन्य कारण से कोई रंजिश निकालने के लिए। तो ऐसे मामलों में FIR को क्वैश किया जाना बनता है। मनोहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, डॉक्यूमेंट आईडी 593093, 2014, वॉल्यूम 3, RCR क्रिमिनल, पेज 865, सुप्रीम कोर्ट। एक्यूज्ड हस्बैंड convicted of offense under section 498A and sentenced to 6 months rigorous imprisonment, then parties compromised। इस मामले में 498A के तहत हस्बैंड को कन्विक्ट कर दिया गया था, उसको सजा हो गई थी 6 महीने की सश्रम कारावास की, और उसके बाद पार्टीज़ ने, हस्बैंड वाइफ ने आपस में कंप्रोमाइज़ कर लिया। मामला हालांकि नॉन कंपाउंडेबल है, उसके बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही नॉन कंपाउंडेबल है, उसके बावजूद क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सेटल हो रहे हैं, इसलिए जो FIR है और जो कन्विक्शन है उस कन्विक्शन को खारिज किया जाता है।
टू ऑलरेडी अंडरगोन, यानी जो ऑलरेडी अंडरगोन सेंटेंस है, जितने समय तक वो ऑलरेडी जेल में रह चुका है, जो कि इस मामले में मात्र 7 दिन जेल में रहा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 7 दिन ही काफ़ी हैं, बाकी की सज़ा माफ़ की जाती है, परंतु बतौर कंपनसेशन पति द्वारा अपनी पत्नी को 2.5 लाख रुपए बतौर कंपनसेशन दिया जाएगा। उदय शंकर अवस्थी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डॉक्यूमेंट ID 413698, 2013 वॉल्यूम 2, RCR क्रिमिनल, पेज 503, सुप्रीम कोर्ट। लिमिटेशन के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन वुड बी द लास्ट एक्ट ऑफ क्रूएल्टी, कि कब से 3 साल की गणना की जाए लिमिटेशन की, तो जो अंतिम एक्ट ऑफ क्रूएल्टी है, लास्ट एक्ट ऑफ क्रूएल्टी है, वहां से वो गणना शुरू होगी। Approaching the court at a belated stage for a rightful cause has always been considered as a good ground for its rejection at the threshold. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मान लीजिए आपकी FIR में काफ़ी डिले है, तो ये एक प्रतिपादित सिद्धांत है कानून का कि यदि आप किसी राइटफुल कॉज के लिए भी बहुत डिले के साथ जो लीगल मशीनरी है, लॉ एनफोर्सिंग मशीनरी है, उसके पास आते हैं, तो ऐसे मामलों में ये एक गुड ग्राउंड है, एक प्रॉपर आधार है कि आपके मामले को वेरी थ्रेशहोल्ड पर ही रिजेक्ट कर दिया जाए। मेकिंग रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल नॉट एनेबल द पार्टी टू एक्सप्लेन द डिले। आमतौर पर यह किया जाता है कि अपनी डिले को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि उसको जायज़ मान लिया जाए, बार बार एक अथॉरिटी के पास एक लेटर भेज दिया, फिर समय गुजार दिया, फिर दूसरा भेज दिया, फिर समय गुजार, उसी पर बार बार आप लेटर भेज रहे हैं, उसके आधार पर जो डिले है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन है टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये पार्टी को अनेबल नहीं करेगी, यानी ये कोई जायज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले नहीं मानी जाएगी। इसमें जो अदर रिलेटेड जजमेंट्स हैं जिनको रिलाई किया गया वो भी मैं आपको बताऊं। AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट, पेज 470। दूसरा है 1999 वॉल्यूम 2 RCR क्रिमिनल, पेज 828, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है 2005 वॉल्यूम 2 RCR क्रिमिनल, पेज 68, सुप्रीम कोर्ट। अगला है 2013 एक, ये रिलेटेड जजमेंट है, ये रिलाई अपॉन नहीं हुआ, ये दूसरा रिलेटेड जजमेंट है इसी प्रकार का। 2013 एक RCR क्रिमिनल, पेज 959 959, सुप्रीम कोर्ट, और टाइटल था चंद्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सारे केसेस भी आप रेफर कर सकते हैं। विपिन जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2013 2 RCR क्रिमिनल, पेज 342, सुप्रीम कोर्ट। डॉक्यूमेंट ID है 418237। Husband making demand of rupees 50,000 after 6 months of marriage for starting business by purchasing a computer. इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड गरीब था, उसको अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा था, उसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता थी। उस दौरान कंप्यूटर महंगे हुआ करते थे, तो उसने अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट की कि वो अपने पेरेंट्स से 50,000 रुपये लाकर उसको दे दे, ताकि वो अपना कंप्यूटर परचेज करके बिजनेस को शुरू कर सके। पत्नी ने डॉरी डिमांड के लिए क्रूअल्टी का आरोप पति के खिलाफ इसके आधार पर लगा दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिमांड इज नॉट ए डॉरी डिमांड एंड कन्विक्शन सेट असाइड। तो पति को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि ये जो डिमांड है ये डॉरी डिमांड के अंतर्गत नहीं आती। जिस केस को रिलाई अपॉन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो था 2007 एक RCR क्रिमिनल, पेज 747, सुप्रीम कोर्ट। और इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि फॉर द कोर्ट टू ड्रॉ प्रिजुम्पशन अंडर सेक्शन 113B ऑफ द एविडेंस एक्ट दैट द एक्यूज्ड कॉज्ड डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304B, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बिसाइड्स द डिमांड ऑफ डाउरी harassment or cruelty caused to the deceased soon before her death। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मामलों में पत्नी की डेथ हो जाती है, उन मामलों में
सेक्शन 113B एविडेंस एक्ट का, उसके तहत कोई प्रिजुम्पशन ड्रॉ करने से पहले, प्रिजुम्पशन क्या बनती है, वो एक्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए शादी के 7 सालों के अंदर अंदर अननेचुरल डेथ पत्नी की हो जाए, तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो डेथ डॉरी डिमांड के तहत दी जाने वाली क्रूअल्टी यानी प्रताड़ना के कारण से हुई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस लीगल प्रिजुम्पशन को यहाँ पर ऐसे मामलों में तब तक लागू नहीं किया जा सकता और उसको मानते हुए 304B के तहत पति के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक कि कोई इस प्रकार की एविडेंस ना हो जिससे कि ये स्पष्ट हो कि डिमांड ऑफ डॉरी या हैरेसमेंट या क्रूएल्टी डेथ के जस्ट पहले की गई थी और उसके कारण ही वो डेथ कारित हुई। जब तक इस प्रकार का कोई सीधे साक्ष्य ना हो जो कि दोनों चीज़ों को आपस में लिंक कर सकें, तब तक एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113 की प्रिजुम्पशन को, लीगल प्रिजुम्पशन को लागू करके हस्बैंड या उसके परिवार को गिल्टी होल्ड नहीं किया जा सकता। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये भी। कांतिलाल मरलाजी पांडोर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, डॉक्यूमेंट आईडी है 470789, 2013-3 RCR क्रिमिनल, पेज 936, सुप्रीम कोर्ट। हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज बट अलाउड हिज फर्स्ट वाइफ टू एंटर द हाउस ऑफ सेकेंड वाइफ। इस मामले में क्या हुआ कि पति ने एक दूसरी शादी की और अपनी दूसरी पत्नी को दूसरे घर में रखा, परंतु अपनी पहली पत्नी को भी इस चीज़ के लिए परमिशन दी कि वो जब चाहे उस दूसरे घर में आ जा सकती है, दूसरी पत्नी से मिल सकती है, जब पति दूसरी पत्नी के साथ है उस समय भी अपने पति से मिल सकती है। इस प्रकार के अधिकार उसने अपनी पत्नी को दिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट डज नॉट अमाउंट टू क्रूएल्टी, कि ऐसे मामलों में ये नहीं माना जा सकता कि पति ने दूसरी वाइफ रखकर पत्नी को इस हद तक प्रताड़ित कर दिया कि वो सुसाइड कर ले या 498A के तहत पति के खिलाफ आरोप लगा दे। नेक्स्ट इज के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा, 2013-2 RCR क्रिमिनल, पेज 217 217, सुप्रीम कोर्ट। डॉक्यूमेंट आईडी है 415393। इवन इफ द काउंसलर्स सबमिट ए फेलियर रिपोर्ट, फैमिली कोर्ट्स शैल मेक ऑल एफर्ट्स टू सेटल द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मान लीजिए फैमिली वेलफेयर कमेटी या जो काउंसलर्स हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाए कि इनके बीच किसी प्रकार की सुलह नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी फैमिली कोर्ट की यानी पारिवारिक न्यायालय जो है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर संभव प्रयास करे कि मीडिएशन के माध्यम से पति पत्नी के बीच सेटलमेंट हो जाए और उनका जो आपसी मनमुटाव है वो समाप्त हो जाए और केस सेटल हो जाए। क्रिमिनल कोर्ट्स डीलिंग विद complaints under section 498A should refer the parties to mediation center before they take up the complaint for hearing। जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जहाँ पर कि 498, वो तो मैंने बताया था अभी शुरू में फैमिली कोर्ट्स के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हिदायत उन क्रिमिनल कोर्ट्स को भी दी जो 498A के तहत सुनवाई कर रही हैं कि वो भी पार्टीज को मीडिएशन सेंटर भेजें पहले और उसके बाद ही हियरिंग की शुरुआत करें उस केस में। आत्माराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डॉक्यूमेंट आईडी 414555, 2013-2 RCR क्रिमिनल, पेज 514, सुप्रीम कोर्ट। सुसाइड बाय जंपिंग इनटू ए वेल विद डॉटर, फर्स्ट वाइफ हैड गिवन बर्थ टू ए सन एंड सेकेंड वाइफ डिसीज्ड टू ए डॉटर, शी वॉज सैड। इस मामले में क्या हुआ कि पति जो है उसने एक शादी की, परंतु पहली पत्नी से कई सालों तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, हर बार बेटी हुई, और उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर पति को ये लगता था कि पुत्र यदि नहीं हुआ तो जीवन बेकार है, इसलिए पत्नी की सहमति लेकर उसने दूसरी शादी की।
दूसरी शादी से यानी दूसरी पत्नी से उसे बेटा पैदा हो गया और पहली पत्नी भी उस दौरान प्रेग्नेंट थी, तो और उस पहली पत्नी से उसे फिर से बेटी पैदा हो गई। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। पहली पत्नी से उसे बेटा पैदा हो गया और दूसरी पत्नी से उसे बेटी पैदा हुई। यानी मकसद तो यह था कि दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हो जाएगा, परंतु उल्टा हो गया। दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी से ही बेटा पैदा हो गया और दूसरी पत्नी से बेटी पैदा हुई, जिससे कि वो दूसरी पत्नी काफ़ी सैड थी, काफ़ी उदास रहती थी। ये इसके फैक्ट्स हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सच ए कंसिक्वेंस फ्रॉम द मेंटल स्टेट ऑफ डिसीज्ड कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर कन्विक्शन ऑफ हस्बैंड अंडर सेक्शन 498 एंड 306 आईपीसी। सेकेंड वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की जो ये परिस्थितियां हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि इनसे जो मेंटल स्टेट उत्पन्न हुई डिसीज्ड की, वो सीधे सीधे कारण हो सकता है, ग्राउंड बन सकती है, आधार हो बनाया जा सकता है। यानी उसको आधार नहीं बनाया जा सकता कि 498 और 306 आईपीसी के तहत हस्बैंड और उसकी फैमिली को कन्विक्ट किया जा सकती है। मतलब ये कि ऐसी परिस्थितियों में यदि सेकंड वाइफ ने सुसाइड कमिट भी कर लिया है, तो ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि हस्बैंड और उसके परिवार ने ऐसी परिस्थितियां सेकंड वाइफ के लिए पैदा कर दी थी जिसके कारण उसे सुसाइड कमिट करना पड़ा। अर्थात हस्बैंड और उसके परिवार को उस सुसाइड के लिए दोषी नहीं माना जा सकता और ना ही 498A के तहत दोषी माना जा सकता। गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2012-4 आरसीआर क्रिमिनल पेज 812 सुप्रीम कोर्ट। डॉक्यूमेंट आईडी है 397283। एफआईआर अंडर सेक्शन 498A। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक्स पार्टी डिग्री ऑफ डाइवोर्स ऑब्टेन्ड बाय वाइफ। फैक्ट्स क्या थे कि पत्नी ने 498 दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज हुई। जिस समय क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस एफआईआर के आधार पर चल रही थी, उसी दौरान पत्नी ने एक अलग से डिवोर्स का केस फाइल किया और उसमें किसी प्रकार से एक्स पार्टी ऑर्डर पास करवाया पति के खिलाफ, यानी एक तरफा कार्रवाई करवाई और उस एक तरफा कार्रवाई के तहत डिवोर्स की डिग्री प्राप्त कर ली पत्नी ने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला हाई कोर्ट में गया अपील में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा द हाई कोर्ट मस्ट हैव कंसिडर्ड वेदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड प्रायर टू द डिवोर्स डिग्री was fit to be pursued in spite of absence of any specific allegations। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को यह तो देखना चाहिए कि जब कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है और 498A के तहत शिकायत भी डिवोर्स की डिग्री लेने से पहले की है, पत्नी ने एक तरफा कार्रवाई करवा के डिवोर्स की डिग्री ली है, यानी एक्टिव यहां पर डिवोर्स के लिए पत्नी है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसा माना जा सकता है कि पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया गया और दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसके आधार पर पति को कन्विक्ट किया जा सके और उसको सजा दी जा सके? अर्थात ऐसे में सजा नहीं दी जानी चाहिए। देविंदर उर्फ काला राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। डॉक्यूमेंट आईडी 399546 2012 वॉल्यूम 4 आरसीआर क्रिमिनल पेज 979 सुप्रीम कोर्ट। डेथ ऑफ ब्राइड बाय बर्निंग। एफआईआर अंडर सेक्शन 304B एंड 498A आईपीसी। Admission for before medical officer in hospital before death that she caught fire while preparing tea. No certificate of doctor that she was fit to make statement. Doctor stated during examination that the deceased was conscious. Facts ये थे कि जो ब्राइड थी, जो ब्याहता पत्नी थी, उसकी मृत्यु जलने की वजह से हुई। उसके बाद एफआईआर अंडर सेक्शन 304B और 498A के तहत दर्ज करवा दी गई। केस चला। जो फैक्ट सामने आए उसमें यह था कि
पत्नी ने मरने से पूर्व जब उसका इलाज चल रहा था उस दौरान मेडिकल ऑफिसर के सामने यानी डॉक्टर के सामने एक बयान दिया था और ये स्वीकार किया था, उसने बताया था कि उसको आग तब लगी जबकि वो चाय बना रही थी। यानी उसके जलने में उसके पति या पति के परिवार के किसी भी सदस्य का या रिलेटिव्स का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं था। परंतु ये जो एडमिशन था ये किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं था बल्कि डॉक्टर के सामने था और उसके पश्चात उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर की तरफ से पुलिस ने फाइल पर कोई ऐसा भी एविडेंस, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लिया कि जिसमें डॉक्टर ने ये कहा हो कि शी वॉज फिट टू मेक स्टेटमेंट, कि वो कोई स्टेटमेंट, कोई कथन करने के लिए योग्य थी। परंतु ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब कोर्ट में विटनेस, बतौर विटनेस वो डॉक्टर पेश हुआ तो उसने कहा कि उसने ये माना कि जो मृतक है वो उस समय जबकि उसने बयान दिया तो वो बिल्कुल कॉन्शियस थी, यानी फिट टू मेक स्टेटमेंट थी। इनके आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिजुम्पशंस अंडर सेक्शन 304B IPC एंड 113B एविडेंस एक्ट स्टूड रिबटेड and so conviction under section 304B set aside but under section 498A upheld। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिजुम्पशंस बनती हैं, लीगल प्रिजुम्पशन 304B IPC के तहत, क्योंकि 7 साल से पहले डेथ हो गई है, अननेचुरल डेथ है, या 113B एविडेंस एक्ट के तहत, वो ऐसी नहीं है जिनको रिबट ना किया जा सके, और वर्तमान केस की परिस्थितियों में वो रिबट हो गई हैं, यानी उन लीगल प्रिजुम्पशंस के आधार पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए 304B के तहत जो कन्विक्शन किया गया था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया और 498A यानी दहेज की डिमांड के लिए तंग किया जाना उसको अपहेल्ड किया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि दहेज की मांग के लिए तंग किए जाने के पर्याप्त सबूत वहाँ पर मौजूद थे। इससे एक बात और इसमें कही गई, क्योंकि भाभी को यानी परिवार, जो लड़के की भाभी है, हस्बैंड की भाभी, उसको भी उन्होंने आरोपित किया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रदर्स वाइफ कैन नॉट बी एक्विटेड मेयरली ऑन द ग्राउंड that she was living separately when there was evidence that she also caused harassment to the deceased in connection with demand of dowry। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए भाभी के खिलाफ भी स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं इंसिडेंट्स के बारे में, और ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में गवाही है कि वो भी इन्वॉल्व थी टॉर्चर करने में दहेज की डिमांड के लिए, तो केवल इस आधार पर उसे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो पति से अलग घर में रह रही है। यानी अगर पर्याप्त सबूत हैं तो उसके खिलाफ भी डॉरी डिमांड का केस बनता है। शरद भाई जीवनलाल वनिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012-3 RCR क्रिमिनल पेज 101 सुप्रीम कोर्ट, डॉक्यूमेंट ID 349070। No other evidence of cruelty or harassment than a letter written by deceased stating that her husband had beaten her and asked her to take divorce. This letter was not produced during investigation। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला आया तो उसके फैक्ट्स ऐसे थे कि क्रूअल्टी और हैरेसमेंट के बारे में सिर्फ एक एविडेंस था कि एक पत्र मृतक की वाइफ के द्वारा लिखा गया था जिसमें उसने कहा था कि उसके पति उसे पीटते थे और कहते थे कि वो डिवोर्स ले ले। ध्यान रहे, डॉरी की डिमांड नहीं की, डिवोर्स की डिमांड की। और ये लेटर भी जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था पुलिस के द्वारा तो पुलिस के समक्ष पेश नहीं किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अंडर सेक्शन 498 एंड 306 IPC सेट असाइड कर दिया, खत्म कर दिया, एज देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू एस्टेब्लिश ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर, क्योंकि IO के समक्ष भी नहीं दिया, सस्पिशन
अराइज हो रहा था, और उस लेटर को साबित करने के लिए, उसके कंटेंट को साबित करने के लिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी है कि इवन एडमिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट द मोस्ट कैन प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस, बट it cannot prove the truthfulness of the contents of the document। तो उस अथॉरिटी को भी मानते हुए मैं एक्सप्लेन करूं उसको, कि उसमें ये कहा गया था कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया, तो केवल उस डॉक्यूमेंट को मान लिए जाने से कि हाँ ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिबिट हो जाने मात्र से उस डॉक्यूमेंट का कंटेंट जो है, जो उसमें लिखा हुआ है, उसकी सत्यता साबित नहीं होती। तो उसकी सत्यता को साबित करने के लिए भी अलग से विटनेस का आया जाना आवश्यक होता है। यहाँ पर सस्पिशन था, सत्यता साबित नहीं हुई थी, और इस कारण से हस्बैंड को, उसके परिवार को एक्विट किया गया। मंजूराम कालिता वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2011-6 RCR क्रिमिनल पेज 806 सुप्रीम कोर्ट। पेटी क्वेरल्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज क्रुएल्टी, however causing mental torture to the extent that it becomes unbearable may be termed as cruelty। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पेटी क्वेरल्स, जो रेगुलर वियर एंड टीयर ऑफ मैरिज होते हैं शुरुआती फेज में, जो लगभग हर मैरिड कपल के बीच में थोड़ी छोटी मोटी नोक झोंक झगड़े होते रहते हैं, तो उन पेटी क्वेरल्स को क्रूअल्टी नहीं माना जा सकता 498A के तहत, तब तक जब तक कि कोई मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा ना हो कि वो अनबियरेबल हो जाए वाइफ के लिए, तब तक उन पेटी जो क्वेरल्स हैं उनको 498 के तहत जो डेफिनेशन है क्रूअल्टी की, उसके तहत उसको क्रूअल्टी नहीं माना जा सकता, और ऐसे मामलों में भी हस्बैंड को बरी किया जाना बनता है। थोटा वेंकटेश्वरालू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2011-4 RCR क्रिमिनल पेज 92 सुप्रीम कोर्ट। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A IPC फॉर एक्ट्स कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाई एंड अगेंस्ट इंडियन सिटीजन्स। फैक्ट्स क्या थे? हस्बैंड और वाइफ दोनों बाहर रहते थे इंडिया से, परंतु सिटीजनशिप उनकी इंडिया की ही थी, यानी वो इंडियन थे, भारतीय थे, और वहाँ पर ऐसा एलिगेशन आया कि पति ने वहाँ बाहर रहते हुए, विदेश में रहते हुए पत्नी को टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया दहेज की मांग के लिए। तो पत्नी ने इंडिया में आकर 498A के तहत पति के खिलाफ FIR दर्ज की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट्स इन इंडिया कैन ट्राई द ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बट नॉट अंडर सेक्शन 498A IPC विद प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 188 CRPC। ऐसे मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सेक्शन 188 CRPC के तहत परमिशन मांगी जानी आवश्यक है, और दूसरी बात ये कि ऐसे मामलों में जहां विदेश में कोई इस प्रकार की डोरी डिमांड वाला मामला आया है, कि घटना का मामला आया है, तो उन मामलों में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत तो आप FIR कर सकते हैं, परंतु 498A के तहत नहीं कर सकते, क्योंकि 498 के तहत कुछ प्रिजम्पशंस हैं जो कि हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ जाती हैं, परंतु क्या वो प्रिजम्पशंस वास्तव में ऐसे मामलों में भी लागू होनी चाहिए? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए केवल डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आप ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं। ज्योति मिश्रा वर्सेस धनंजय मिश्रा ट्रांसफर एप्लीकेशन के बारे में था 2011-1 RCR क्रिमिनल 542 सुप्रीम कोर्ट। वाइफ शिफ्टेड टू इंदौर फ्रॉम हैदराबाद, FIR वाज लॉज्ड एट हैदराबाद, अप्लाइड फॉर ट्रांसफर। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर की बात होती है तो ये ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को पावर नहीं है। इस मामले में पत्नी पहले हैदराबाद रहती थी, वहां पर उसने पति के खिलाफ 498A की FIR लॉज करवाई। उसके बाद जबकि कार्रवाई चल रही थी, हियरिंग चल रही थी, तो वो सीधे ट्रांसफ़र शिफ्ट हो गई इंदौर में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद पत्नी ने चाहा कि वो मामला पूरे का पूरा इंदौर शिफ्ट कर दिया जाए, इंदौर की न्यायालय में।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब उसने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि क्रिमिनल केस स्टैंड्स ऑन ए डिफरेंट फुटिंग देन द सिविल केसेस. Accused may not be able to attend court proceedings in another state for many reasons, but consequences of non-appearance of accused would be quite drastic in criminal cases. So petition dismissed. क्या हुआ? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल मामलों में तो स्थिति ये होती है कि वकील उपस्थित हो जाए, हस्बैंड ना आए तो भी चलेगा, परंतु जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें आमतौर पर यदि एक्यूज्ड फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो उसके खिलाफ ऐसे ऑर्डर्स पास हो सकते हैं जो कि उसके लिए ड्रास्टिक कंसिक्वेंसेस के हों, उसके लिए खतरनाक सिद्ध हो. इसलिए ये हस्बैंड यानी जो एक्यूज्ड है उसको एक्स्ट्रा प्रताड़ित किया जाना होगा कि उसके केस को, जिस घटना का मामला हैदराबाद में हुआ, उसको सैकड़ों किलोमीटर बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश, दूसरे प्रदेश में इंदौर जो कि काफ़ी दूर पड़ता है हैदराबाद से, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए. इसलिए पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया. सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011-1 RCR क्रिमिनल पेज 338 सुप्रीम कोर्ट. कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन सेट असाइड. इस मामले में death of a woman by burning, dying declaration recorded by SDM, area magistrate not called, endorsement of fitness by the doctor was obtained after the statement was recorded. क्या हुआ था कि पत्नी की डेथ हो गई जलने के कारण. मरने से पहले ऐसा एलेज किया गया कि उसने बयान दिया, परंतु वो बयान SDM के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था. मजिस्ट्रेट को बुलाए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, ना ही मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, और जो एरिया मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष किसी प्रकार का कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हुआ, केवल SDM के सामने हुआ. और जो एंडोर्समेंट ऑफ फिटनेस है जो कि डॉक्टर देता है कि वेदर शी वाज फिट टू मेक स्टेटमेंट और नॉट, इसका भी जो एंडोर्समेंट है वो स्टेटमेंट लिए जाने के बाद लिया गया. यानी डॉक्टर को मौका ही नहीं मिला कि वो पहले परीक्षण कर सके कि क्या जो डिसीज्ड थी वो उस समय स्टेटमेंट देने के योग्य थी भी कि नहीं. ये तो डॉक्टर से उस समय परीक्षण ही नहीं करवाया गया, ना उससे एंडोर्समेंट लिया गया, बल्कि स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड किया, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ बल्कि SDM के सामने हुआ. और उस डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर 498A और 306, 304B का इल्ज़ाम लगाया गया, कार्रवाई की गई, FIR दर्ज हुई. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्विक्शन जो है ऑन द बेसिस सोलली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे मामलों में नहीं होना चाहिए और उसको सेट असाइड कर दिया, क्योंकि इट रेज्ड ए डीप सस्पिशन अबाउट वेरासिटी ऑफ द कंडक्ट ऑफ द विटनेस. क्योंकि ये जो सर्कमस्टेंसेस थे उससे विटनेस की सत्यता पर, उसके सच्चे होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे थे, सस्पिशंस पैदा कर रहे थे. अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2010 वॉल्यूम 4 RCR क्रिमिनल पेज 53 सुप्रीम कोर्ट. Accused may not be convicted where there is no evidence of exact conduct which amounted to harassment. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपित है, अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस उसके द्वारा कारित किए गए स्पेसिफिक कंडक्ट, एग्जैक्ट कंडक्ट के बारे में ना हो जिससे कि हरासमेंट हुआ हो, जिसको प्रताड़ना, दहेज की मांग के लिए कहा जा सके, तो ऐसी अवस्था में आरोपित को बरी किया जाना चाहिए. और इस मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया. अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2010-4 RCR क्रिमिनल पेज 53 सुप्रीम कोर्ट. डिमांड ऑफ डाउरी इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A and 304B IPC. What is punishable under these sections is the cruelty or harassment for dowry. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल डाउरी की डिमांड करना सेक्शन 498A और 304B IPC के तहत पनिशेबल नहीं है.
यानी केवल मांग करने के आधार पर आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। यदि आपका एलिगेशन ये है कि पति ने और उसके परिवार ने मुझसे डॉरी की मांग की, तो इन सेक्शंस के तहत एफआईआर नहीं होनी चाहिए, केस नहीं चलना चाहिए, जब तक कि ये ना हो कि डॉरी की डिमांड तो की ही, उसके साथ साथ डॉरी की डिमांड पूरी ना किए जाने पर प्रताड़ित भी किया। यानी जो जिस्ट ऑफ द ये सेक्शन है वो बेसिकली प्रताड़ना है, और वो प्रताड़ना ऐसी हो जो कि डॉरी की डिमांड के लिए की गई हो, तभी वो एप्लीकेबल होगा। अमलेंदु पाल झांटू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अमलेंदु पाल उर्फ झांटू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2010-1 आरसीआर क्रिमिनल, पेज 643, सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट्स ये थी कि हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड मैरिज अगेंस्ट विल ऑफ फर्स्ट वाइफ, जो मैंने पहले बताया था उसमें वाइफ की सहमति थी। इसमें क्या है, अगेंस्ट विल ऑफ फर्स्ट वाइफ कमिटेड सुसाइड विद इन 3 months। ड्यूरिंग द पीरियड फर्स्ट वाइफ टॉर्चर्ड बाई हस्बैंड एंड सेकेंड वाइफ ऑन 2-3 occasions। फैक्ट्स ये थे कि हस्बैंड ने पहली पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, यानी उसकी सहमति लिए बगैर, उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरी शादी की, और इस शादी के 3 महीनों बाद फर्स्ट वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया। ये जो 3 महीने का पीरियड था शादी के बाद, ऐसा आरोप आया, ऐसा एविडेंस आया कि इस दौरान 2 या 3 बार सेकेंड वाइफ और पति ने मिलकर पत्नी को प्रताड़ित भी किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड इज नॉट गिल्टी अंडर सेक्शन 306 फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। उन्होंने कहा कि ये जो 3 महीने का पीरियड है, ये कूलिंग डाउन पीरियड था। अगर उसको करनी होती सुसाइड इस कारण से, तो उसी समय करती जब उसने शादी की, या जिस समय उसको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर किया उस समय तो उसने की नहीं, और मात्र 2 या 3 अटेम्प्ट्स के बारे में कहा गया है, जो कि पर्याप्त नहीं है ये मान लेने के लिए कि जो डिग्री ऑफ मेंटल टॉर्चर था वो उस हद तक था कि वो अनबियरेबल बन जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अंडर सेक्शन 306 को सेट असाइड कर दिया। यहाँ मैं एक आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में भी अथॉरिटी बताना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटी है, क्योंकि आमतौर पर ये जो केसेस होते हैं दहेज वगैरह के, वो या तो केवल टेस्टिमनी ऑफ वाइफ पर के आधार पर होते हैं, या उसकी डेथ हो जाए तो केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर होते हैं। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के चंगुल से आप किस प्रकार से अपने आप को बचा सकें, इसके बारे में ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। ये था सैयद हकीम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2010 वॉल्यूम 5 आरसीआर क्रिमिनल, पेज 500, सुप्रीम कोर्ट। 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग्स हेल्ड की। सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टेब्लिश्ड। पहली बात ये कही कि वो सर्कमस्टेंसेस, यानी वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जिनके आधार पर कंक्लूजन ऑफ गिल्ट कोर्ट ड्रॉ करना चाहे, वो मस्ट बी फुल्ली एस्टेब्लिश्ड। वो जो इंसिडेंट्स हैं, वो जो परिस्थितियां हैं, वो फुल्ली एस्टेब्लिश होनी चाहिए। सेकेंड, द फैक्ट्स सो एस्टेब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड ओनली। दे शुड नॉट बी एक्सप्लेनेबल ऑन एनी अदर हाइपोथेसिस। दूसरी बात ये कही कि ये जो फैक्ट्स सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के एस्टेब्लिश किए गए, वो सिर्फ हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट, यानी जो एक्यूज्ड है वो अपराधी है और उसने ये अपराध कमिट किया है, केवल इस हाइपोथेसिस से, केवल इस अवधारणा से ही वो एक्सप्लेनेबल होने चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कहीं भी 1% भी ये माना जाए कि जो एक्यूज्ड है, आरोपित है, वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है, और फिर भी उस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में एक्यूज्ड को
कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused, and must show that in all human probabilities the act must have been done by the accused. चेन ऑफ एविडेंस होना चाहिए, और वो चेन ऑफ एविडेंस इतना कंप्लीट होना चाहिए, यानी बीच में कोई लैक्यूना नहीं हो सकता, वो इतना कंप्लीट होना चाहिए जिससे एकमात्र सिर्फ और सिर्फ यही कंक्लूजन ड्रॉ होता हो कि जो एक्यूज्ड है उसी ने ही वो क्राइम कमिट किया हो। कहीं से भी 1% भी ये ना लग सकता हो उस चेन ऑफ एविडेंस से कि कोई अन्य भी इस क्राइम को कर सकता था। तो जो चेन ऑफ एविडेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए और लगातार कंप्लीट चेन के अंदर होने चाहिए। अगला है नीलू चोपड़ा वर्सेस भारती 2010 एक आरसीआर क्रिमिनल पेज 115 सुप्रीम कोर्ट। कंप्लेंट डिड नॉट मेंशन विच एक्यूज्ड कमिटेड व्हाट ऑफेंस, हस्बैंड ऑलरेडी डेड। इस मामले में क्या हुआ था कि जो कंप्लेंट की गई थी 498A के तहत, उसमें ये मेंशन नहीं किया गया, रोपिन तो कर लिया उसके पूरे परिवार को, हस्बैंड, उसके रिलेटिव्स, उसके परिवार के सदस्यों को, परंतु उसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि किस एक्यूज्ड ने क्या इंसिडेंट किया, क्या ऑफेंस कमिट किया उसके खिलाफ, यानी किस एक्यूज ने किस प्रकार से और कब कब उसको प्रताड़ित किया, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही गई। साथ ही ये हुआ कि जब ये ट्रायल चल रहा था तो जो हस्बैंड था उसकी भी मौत हो गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इन लॉज थे, यानी पति के जो अन्य परिवार के सदस्य थे, रिलेटिव्स थे, उन सभी को के खिलाफ इस कंप्लेंट को क्वैश कर दिया कि जो मेन एक्यूज था जिसके खिलाफ वो लगाई गई थी, एक तो वो मर चुका है और दूसरे जो एलिगेशंस हैं दीज आर नॉट स्पेसिफिक, दीज आर वेग, और इस कारण से जो कंप्लेंट है दैट वाज क्वेश्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैंने बहुत सारे जजमेंट्स आपको बताए, जिन परिस्थितियों में से जो भी आपके समकक्ष हो उसका उपयोग करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से या मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स के माध्यम से या अपनी तरफ से एविडेंसेस पेश करते हुए आप अपने केस की परिस्थितियों को इनमें से किसी भी केस या एक से ज़्यादा अधिक केसेस के अनुरूप या समकक्ष उसको बना पाएँ, तो ऐसी अवस्था में आपका एक्विट होना, बरी होना तय है। इनका आप प्रयोग करें, और जो एक मिनेस हो गया है, जो एक परंपरा सी बन गई है कि पत्नियों द्वारा पतियों को प्रताड़ित किए जाने की, उससे अपने आप को सेव करें, अपने आप को बचाएं। धन्यवाद। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें मैं इस प्रकार की वीडियोस डालता रहता हूं। आपको जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन आएगा ताकि आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। और यदि किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं। थैंक यू।